नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास प्रतिज्ञा भाग 3। होली का दिन आया। पंडित बसंत कुमार के लिए यह भंग पीने का दिन था। महीनों पहले से भंग मंगवा रखी थी। अपने मित्रों को भंग पीने का न्योता दे चुके थे। सवेरे उठते ही पहला काम जो उन्होंने किया वह भंग धोना था। मोहल्ले में 2-4 लौंडे और 2-4 बेफिक्रे जमा हो गए। भंग धुलने लगी। कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। 2 आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे। 2 आदमी सिलबट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुंचे। यह जमघट देख कर बोले, क्या हो रहा है भाई? हमारा हिस्सा भी है ना? बसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। बोले, जरूर जरूर। मीठी लीजिएगा कि नमकीन? कमला प्रसाद, अजी मीठी पिलाओ, नमकीन क्या? मगर यार केसर और केवड़ा जरूर हो। किसी को भेजिए मेरे यहाँ से ले आए। किसी लौंडे को भेजिए जो मेरे घर जाकर प्रेमा से मांग लाए। कहीं धर्मपत्नी जी के पास न चला जाए, नहीं तो मुफ्त गालियां मिले। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। यार बसंत कुमार, धर्मपत्नियों को प्रसन्न रखने का कोई आसान नुस्खा बताओ, मैं तो तंग आ गया। बसंत कुमार ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे यहाँ तो यह बीमारी कभी नहीं होती। कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या पूर्णा तुमसे कभी नहीं रूठती? बसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, कभी किसी चीज के लिए हट नहीं करती? बसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। यहाँ तो उम्र कैद हो गई है। अगर घड़ी भर भी घर से बाहर रहूं तो जवाब तलब होने लगे। सिनेमा रोज जाता हूँ और रोज घंटों मनावन करनी पड़ती है। बसंत कुमार, तो सिनेमा देखने न जाया कीजिए। कमला प्रसाद, वाह वाह वाह, यह तो तुमने खूब कही। कसम अल्लाह पाक की, खूब कही। जिस कल वह बिठाए उस कल बैठ जाऊं, फिर झगड़ा ही ना हो। क्यों? अच्छी बात है। कल दिन भर घर से निकलूंगा ही नहीं। देखूं तब क्या कहती है। देखा, अब तक लौंडा केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा। कान में भनक पड़ गई होगी। प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई अब तो नहीं रहा जाता। आज जो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। मैं अभी जाकर सब चीज़ें भेज देता हूँ, मगर जब तक मैं ना आऊँ आप ना बनवाइएगा। यहाँ इस फन के उस्ताद है। मरूसी बात है। दादा तोले भर का नाश्ता करते हैं। उम्र में कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया, मगर क्या मजाल कि नशा हो जाए। यह कहते हुए कमला प्रसाद झल्लाए हुए घर चले गए। बसंत कुमार किसी काम से अंदर गए तो देखा पूर्णा उपटन पीस रही है। पंडित जी के विवाह के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे। पूर्णा की कुछ खातिर ना कर सके थे, पर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपये ऊपर से कमाए थे। उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लाए थे। 1-2 छोटी मोटी चीज़ें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा सी दिख पड़ने लगी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आंखों में बिठा लूं। पूर्णा ने उबटन एक प्याली में उठाते हुए कहा, यह देखो मैं तो पहले ही से बैठी हुई हूँ। बसंत कुमार, जरा स्नान करता हूँ।
कमला बाबू अब 10 बजे के पहले ना लौटेंगे। पूर्णा, पहले जरा यहाँ आकर बैठ जाओ, उपटन तो मल दूं, फिर नहाने जाना। बसंत कुमार, नहीं नहीं, रहने दो, मैं उपटन ना मलवाऊंगा। लाओ मेरी धोती दो। पूर्णा, वाह, उपटन क्यों न मलवाओगे? आज की तो यह रीति है, आके बैठ जाओ ना। बसंत कुमार, बड़ी गर्मी है, बिल्कुल जी नहीं चाहता। पूर्णा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और उपटन भरा हाथ उनकी देह में पोत दिया। तब बोली, सीधे से कहती थी तो नहीं मानते थे, अब तो बैठोगे? बसंत कुमार ने झेपते हुए कहा, मगर जरा जल्दी करना, धूप हो रही है। पूर्णा, अब गंगा जी कहाँ जाओगे, यहीं नहा लेना। बसंत कुमार, नहीं, आज गंगा किनारे बड़ी बहार होगी। पूर्णा, अच्छा, तो जल्दी लौट आना, या नहीं कि इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तैर जाया करते हो। पंडित जी उपटन मलवाकर स्नान करने चले गए। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहाया करते थे। तैराक भी अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। जबकि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, पर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी कि जी तैरने के लिए ललचा उठा। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कलोले करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूरज की किरणों में चमकते हुए वे ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाए तो पूर्णा के लिए झुमके बनाऊं। उनके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा। हष्ट पुष्ट आदमी के बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है, यह न सोचो कि ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ूंगा फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और 15 मिनट में बीच धार में पहुंच गए। मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे थे। अब कुछ थकान महसूस होने लगी थी, किंतु बीच में कोई रेत ऐसा न था कि जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए। कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते, फूलों तक पहुंचे। पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो हाथ न उठ सका। आखिर उनकी दांतों में दबाया और लेटे। जब वहां से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। शरीर बिल्कुल आशक्त हो गया था और जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। उनकी हिम्मत छूट गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। आसपास कोई नाव न या डोंगी न थी और न किनारे तक आवाज ही पहुंच सकती थी। समझ गए यही जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय, वह उनकी बाट देख रही होगी। उसे क्या मालूम कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। बसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा, पर हाथ पांव हिल न सके। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा। 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में बसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उसकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रतिज्ञा, पिछले भाग से आगे का भाग, भाग 3। धन्यवाद।